सहारा प्रणाम। सहारा समय के खास कार्यक्रम चुनावी चर्चा में मैं अलहमरा खान आप सबका स्वागत करती हूं। पहला चरण, दूसरा चरण यानी कि ये 2 चरण मिला के 16 लोकसभा सीटों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दांव खेलने जा रही है भाजपा। क्या आरएलडी और भाजपा की दोस्ती इस चुनाव में देखने को मिलेगी और इससे फायदा कितना होता है ये भी हम बात करेंगे। इस वक्त इस चर्चा में हमारा साथ देने के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं रजत सिन्हा जी, हमारे साथ हैं शारिफ जाफरी जी और हमारे साथ हैं संजीव सिंह जी। देखिए, सबसे पहले हम चर्चा को जारी रखेंगे। इन 3 सीटों के बारे में हम बात करेंगे। मथुरा के बारे में बात करेंगे, मेरठ के बारे में बात करेंगे और अमरोहा के बारे में बात करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की काफ़ी मजबूत सीटें ये हैं। तो सबसे पहले आप आएंगे मथुरा यानी कि हेमा मालिनी की सीट। हेमा मालिनी के काफ़ी चांसेस थे कि भाई सीट टिकट कट सकता है। क्या लग रहा है इस बार आपको कि हेमा मालिनी को फिर से टिकट दे दिया गया? जनता उनसे काफ़ी नाखुश भी है क्योंकि वो जाती नहीं है जनता के बीच में। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा कहा जाता है कि वो जनता के बीच जाती नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता अलहमरा तो 2014 का चुनाव हेमा मालिनी नहीं जीतती, 2019 का चुनाव वो नहीं जीतती और 2024 में अधिक उम्र का हवाला देकर ये चर्चा चल रही थी ऐसी भाजपा में कि उनकी उम्र 75 साल के आसपास हो गई तो उन्हें शायद पार्टी टिकट ना दे। लेकिन पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उन पर फिर भरोसा जताया है और 2024 में भी उन्हें लोकसभा का टिकट दिया है। तो निश्चित तौर पर हेमा मालिनी जो है एक बड़ा चेहरा है और वो हैट्रिक लगाने की ओर अग्रसर है। अब आप देखिएगा, जो भाजपा की जो रणनीति थी काशी, मथुरा और अयोध्या। काशी जो है वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र हो गया है। अयोध्या में जो बात लगातार बीजेपी कह रही थी उसने उसे पूरा करके दिखाया है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होता है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शामिल होते हैं और ये बड़ी सौभाग्य की बात थी कि हम सभी लोग, चाहे संजीव जी हो, चाहे शारिफ जी हो, चाहे आप और मैं, हम सब उस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के गवाह भी बने थे। अब बात आती है मथुरा की, तो कहीं ना कहीं जो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की बात है उस पर फोकस अब भारतीय जनता पार्टी का होगा मथुरा को लेकर के। निश्चित जानिए, लोकसभा चुनाव के बाद मथुरा के विकास को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के सरकार जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी तमाम योजनाएं हैं। तो फिलहाल तो बीजेपी ने टिकट दे दिया है हेमा मालिनी को, उन्हें हैट्रिक लगानी है। लेकिन उसके साथ साथ विपक्षी जो दल है, जो इंडिया गठबंधन है, वहां से कांग्रेस का प्रत्याशी मैदान में है, बीएसपी ने भी अपना प्रत्याशी दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा और हेमा मालिनी को घेरने की कोशिश भी है। ये बात जरूर है कि स्थानीय जनता थोड़ा बहुत नाराज है क्योंकि एक हाई प्रोफाइल वो महिला है, फिल्म में एक्टर रही हैं और काफी लंबे समय से फिल्मी कैरियर उनका रहा है, 2 बार की वो सांसद भी हैं। बावजूद इसके जो भाजपा का संगठन है वो उन्हें जिताने की पुरजोर कोशिश में है। लेकिन विपक्षी इंडिया गठबंधन की मैं बात करूं या बसपा अकेले लड़ रही मैं उसकी बात करूं, तो ये भी इनकी कोशिश है कि इस बार हेमा मालिनी को घेरा जाए। बिल्कुल। देखिए, अमरोहा की बात करते हैं। देखिए, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि मौजूदा जो सांसद हैं अमरोहा से वो दानिश अली हैं जो कि बसपा से सांसद हैं। अब वो बसपा की जगह वो इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में क्या रणनीति आपको नजर आ रही है? बिल्कुल, 2024 के बाद 14 के अगर चुनाव की बात करें तो कंवर सिंह तंवर जो कि बसपा प्रत्याशी हैं वो जीते थे और 5,28,000 वोट मिले थे उनको। 2019 में कंवर सिंह तंवर का वोट प्रतिशत बढ़ा, 5,32,000 पड़ गया। लेकिन क्योंकि सपा और बसपा दोनों गठबंधन करके चुनाव में मैदान में थे, 6,01,000 वोट पाकर दानिश अली चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। जबकि 5,28,000 की जगह 5,32,000 वोट हासिल करने के बाद भी कंवर सिंह तंवर हार गए थे। कंवर सिंह तंवर को भाजपा ने फिर से 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया है। दानिश अली क्योंकि बसपा से निष्कासित कर दिए गए थे, उनको कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बना दिया है। वहाँ से सपा मैदान में नहीं है, बसपा से फरहत हुसैन मैदान में है। काफ़ी उम्मीद ये है कि फाइट दोनों के बीच अच्छी देखने को मिलेगी। एक मज़ेदार वाकया दानिश अली को लेकर ये है कि लोकसभा में भाजपा नेता जो विधूड़ी थे दक्षिणी दिल्ली से भाजपा के सांसद, उनके और दानिश अली के बीच ज़बरदस्त बहस देखने को मिली थी। जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले थे उससे तमाम बातें हुई थी संसद के अंदर, संसद के बाहर तमाम चर्चा हुई। उसके बाद जिस तरीके से पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर दानिश अली ने तमाम बयान दिए, उसके बाद उनको पार्टी ने निष्कासित कर दिया और वो
कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस सपा का गठबंधन है, तो मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि दानिश अली अपने आप में दक्षिण से आते हैं। दक्षिण में पहले वो चुनाव लड़ा करते थे, बीआरएस में थे, उसके बाद बसपा में आए। कहा यह जाता है कि उसी सिफारिश से वो कांग्रेस में यहाँ शामिल हुए। तीसरी बार चुनाव कंवर सिंह तंवर लड़े हैं भाजपा से। वोट प्रतिशत 2014 में वो जीते थे, 19 में हारे जरूर, लेकिन वोट उनका बढ़ा, 4000 वोट बढ़ा था। ऐसे में सपा बसपा का जब कॉम्बिनेशन बैठता है, दोनों एक दूसरे को जब वोट ट्रांसफर कराते हैं, तो वो एक विनिंग कंडीशन बनती है, क्योंकि मुस्लिम के साथ जब दलित और यादव जुड़ता है तो वो आसानी से विनिंग कॉम्बिनेशन बन जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं बसपा अपना वोट खींचने की कोशिश करेगी। मुस्लिम यादव फैक्टर फिलहाल अमरोहा में इसलिए नहीं कामयाब हो पाएगा क्योंकि ये जिताऊ कॉम्बिनेशन वहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो वो नहीं है, क्योंकि 20% के आसपास लगभग मुसलमान वोटर हैं वहाँ पर। वो माना जाए पूरी तरह दानिश अली को अगर मिलेंगे तो, और दूसरे जब तक वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि 51% वोट हासिल करके 2019 में दानिश अली जीते थे। 46% वोट कंवर सिंह तंवर को मिले थे। 2014 में जब कंवर सिंह तंवर जीते थे, उनको 48%, यानी 2% कम हुआ तो वो हार गए थे। तो इसी तरीके की ये कह सकते कॉम्बिनेशन फिलहाल ऐसा बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन फाइट जबरदस्त होगी, ये जरूर कहा जा सकता है। फाइट जबरदस्त होने वाली है अमरोहा में। अब बात करेंगे हम मेरठ की। मेरठ सबसे बड़ा गढ़, यानी कि प्रधानमंत्री का भी ये फेवरेट क्षेत्र रहा है, क्योंकि 2014 में भी प्रधानमंत्री ने यहीं से शंखनाद किया था, और इस बार 2024 में भी 31 तारीख को उन्होंने वहीं से ही मेगा रैली का आयोजन किया, यानी कि शुरुआत किया। तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको, समाजवादी पार्टी यहाँ पे पहली बार जिसको टिकट दिया उसका टिकट काट करके अब दूसरे बंदे को टिकट दे दिया? देखिए, जैसे कि आपने जिक्र किया मेरठ की, तो आपको बताना चाहूँगा कि मेरठ का अपना एक इतिहास है। ये गंगा और यमुना नदी के बीच में बसा हुआ शहर है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मेरठ को जो है रावण के ससुराल भी कहते हैं। यही नहीं, देखिए, जो कौरव की राजधानी हस्तिनापुर थी वो भी मेरठ में ही आती है। यही नहीं, अगर क्रांति की बात की जाए तो 1857 में जो क्रांति की शुरुआत हुई थी वो मेरठ से हुई थी, यानी कि क्रांति की धरा जो है मेरठ है। तो ये कहा जा सकता है कि मेरठ का जो है सिर्फ इतिहास से ही नहीं, अंग्रेजों के शासनकाल के या मुगल शासनकाल के बाद तो उनसे पुराना रिश्ता है। जहाँ तक अगर चुनावी अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है 2019 की अगर बात की जाए तो राजेंद्र अग्रवाल को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया था, और उन्होंने जो है बीएसपी के हाजी याकूब को हराकर जो है विजयी हुए थे। इसके अलावा अगर 2014 की बात की जाए तो भी राजेंद्र अग्रवाल ही थे, लेकिन इस बार जो है बदलते समीकरण को देखते हुए जो धारावाहिक रामायण है उसमें राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल को जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। जैसा कि अभी आपने ये भी कहा था कि प्रधानमंत्री ने जो है वहाँ पे सभा भी की थी। आपको मैं बताना चाहूँगा कि मेरठ जो है सबसे लकी है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि 2024 में जो है उत्तर प्रदेश में अगर चुनावी शंखनाद की बात की जाए तो मेरठ से किया, 2019 की बात की जाए तो उन्होंने शंखनाद मेरठ से ही किया था, 2014 की भी अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी शंखनाद जो है वहीं से शुरू किया था चुनाव को लेकर। तो यानी कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का जो मेरठ जिला है, जो कि सिर्फ इतिहास में क्रांति में ही नहीं बल्कि चुनाव की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए लकी है। और जिस तरह से उनका जो टारगेट चल रहा है कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर काबिज हो, तो कहीं ना कहीं उसको मद्देनजर रखते हुए जो है प्रधानमंत्री ने चुनावी शंखनाद मेरठ से किया। ये जरूर है कि उन्होंने प्रत्याशी बदल दिया है, यानी कि जो पहले राजेंद्र अग्रवाल हुआ करते थे, अब उनकी जगह राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल आ गए हैं। आपको ये भी मैं बता दूं कि जो सीरियल में जो है रामायण धारावाहिक में जो सीता की भूमिका निभाई थी दीपिका जी, वो 1991 में जो है संसद लोकसभा का चुनाव लड़ी थी और जीत गई थी। इसके अलावा जो रावण की भूमिका निभाया था उन्होंने भी जो है लोकसभा का चुनाव लड़ा और वो भी जीत गए। इसके अलावा जो हनुमान की भूमिका निभाए थे यानी कि दारा सिंह, उनको राज्यसभा भेजा गया था। हाँ। जी संजीव, ये बताइए सबसे पहले इनको क्या लग रहा है इस बार बीजेपी को? देखिए जिस तरीके से कह रहे हैं अब की बार 400 पार, लेकिन क्या ऐसी जद्दोजहद कर रहा है बीजेपी कि उनको राम को लाने की ज़रूरत पड़ गई? राम मंदिर के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। संजीव जी, ये बता दीजिए क्या ज़रूरत आ पड़ी कि रामायण के पात्र राम को यानी कि अरुण गोविल को इन्हें टिकट देना पड़ गया? ऐसे में ये जो चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो राम के पात्र को सामने रखकर जनता को कहीं ना कहीं जनता को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है, वहीं मंदिर का जो मुद्दा है यानी कि राम मंदिर का मुद्दा है उसको भी आगे उजागर किया जा रहा है। देखिए,
जिस तरह से आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि राम का जो मुद्दा है, अगर मेरठ की बात की जाए, मेरठ के इतिहास की, जैसे मैंने बताया कि सिर्फ इतिहास में और क्रांति में ही नहीं, नरेंद्र मोदी ने सबसे शंखनाद, जब भी चुनाव होता है लोकसभा का या फिर कोई भी चुनाव होता है, तो उस सबसे पहले शंखनाद जो है मेरठ से ही वो करते हैं, चुनावी जनसभा करते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो खाता है मेरठ में 1991 में खुला था, यानी जिस समय राम मंदिर का मुद्दा चल रहा था, उसी समय जो है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो विजयी हुए थे। इससे पहले की अगर बात की जाए तो कांग्रेस का ज्यादातर वहां पे दबदबा था 1952 से लेकर लगातार काफी समय तक थे। यानी ये कहा जा सकता है कि राम मंदिर का भी जो मुद्दा है मेरठ के लिए और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी लकी रहा है और वहां से लगातार जो है वो विजयी हो रहे हैं। ये जरूर है कि बीच में कभी अन्य पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो विजयी हो जाते हैं, लेकिन 2014 और 19 की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के ही प्रत्याशी वहां से विजयी हो रहे हैं। जी बिल्कुल। कि इस वक्त रजत जी आप ये बताइए, चुनाव बहुत अहम है इस बार का, यानी कि विपक्ष की भी अगर देख लें, विपक्ष भी 80 के 80 लोकसभा सीटों पर मेहनत कर रही है, वहीं बीजेपी भी 80 से 80 लोकसभा सीटों को अपनी ओर लाने की कोशिश करी। क्या लग रहा है इस बार का चुनाव मुकाबला टफ है या आपको लग रहा है कि बिल्कुल ही क्लीन स्वीप है? देखिए, जब मुकाबले की बात आती है तो मुकाबला अलहमरा कभी एक तरफा नहीं होता है। मुकाबला यानी दो लोगों के बीच मुकाबला, तो निश्चित तौर पर मुकाबला तो है। अभी मुकाबला कितना मजबूत है, किस पक्ष, कौन पक्ष मजबूत है, कौन पक्ष कमजोर है, ये देखने वाली बात है। हाँ। अब आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा सबसे पहले कर दी, जबकि ये परंपरा रही है कि बीजेपी ऐन मौके पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा करती है ताकि कोई विवाद की स्थिति ना आने पाए। लेकिन अभी के हालातों की मैं बात करूं और आज के हालात की बात करूं तो केवल 1 दर्जन ऐसी सीटें बची हैं जिन पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की, यानी 68 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। सपा और कांग्रेस का अलायंस है इंडिया गठबंधन के तहत। ठीक है। कांग्रेस के हिस्से में 17 सीटें आती है और कांग्रेस अभी तक 13 सीटों पर ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। रायबरेली, अमेठी अभी भी बाकी है, जो सबसे महत्वपूर्ण सीटें कांग्रेस के लिए हैं। सपा की मैं बात करूं तो सपा भी लगभग 50 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा जरूर कर चुकी है, लेकिन आए दिन वो अपने प्रत्याशी बदल रही है। कहीं ना कहीं कोई ऐसा दबाव काम कर रहा है कि जो सपा मुखिया अखिलेश यादव हैं, उन्हें उस लोकसभा क्षेत्र की सीट को बदलना पड़ रहा है, चाहे वो कार्यकर्ताओं का दबाव हो, चाहे नेताओं का दबाव हो, या कोई अन्य जातिगत इसका कुछ असर पड़ेगा इस चुनाव में, क्योंकि जनता भी बड़ा कंफ्यूज हो रही है। देखिए, निश्चित तौर पर असर पड़ेगा, क्योंकि जनता भी समझ नहीं पा रही है कि राजनीतिक दल चाहते क्या है। भारतीय जनता पार्टी अपना एक बार कैंडिडेट डिक्लेयर कर देती है तो उसके बाद वो प्रत्याशी चुनाव प्रचार में जुट जाता है, पर विपक्षियों की जो हालात है कि प्रत्याशी आज डिक्लेयर हुआ, वो चुनाव प्रचार में लगा और 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद लगता है कि उसका नाम कट गया और दूसरे का नाम हो गया। जैसा कि आपने देखा भी होगा रामपुर में खासतौर लेकर के कि आजम खां किसी को चाहते थे और फॉर्म भी किसी को दिया गया, बाद में शिवपाल यादव खुद जाते हैं हेलीकॉप्टर से फॉर्म भी लेकर के और किसी और प्रत्याशी को वहां पर नामांकन कराते हैं। तो इन सारी स्थितियों का फायदा निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को तो मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी बात है कि जनता भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज है, लेकिन अभी बहुत समय नहीं बीता है। पहले चरण का नामांकन खत्म हुआ है, दूसरे चरण के नामांकन जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं उसका 4 अप्रैल तक नामांकन चलना है। पहले चरण का मतदान 19 को होना है, दूसरे का 26 को होना है। ये बात जरूर है, दीगर है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। मायावती और उनके जो भतीजे आकाश शेखर हैं, उनको भी जिम्मेदारी मायावती जी ने दे दी उत्तर प्रदेश की कि वो भी चुनाव प्रचार करें और ये लोग 6 अप्रैल से चुनाव प्रचार में जाएंगे। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से ऐसी कोई बड़ी रैली अभी तक उत्तर प्रदेश में नहीं हुई है जिसमें कांग्रेस के स्टार प्रचारक या समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक पहुंचे हो। लेकिन जल्द ही जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, चुनाव प्रचार तेज होगा और ये लोग भी मैदान में होंगे। कोशिश जरूर विपक्ष की है कि तमाम मुद्दों को लेकर के, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे जिस तरीके से सरकार के एग्जाम फेलोर हो रहे हैं, पर्चे लीक आउट हो रहे हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर के उत्तर प्रदेश में खासतौर पर सपा मुखिया योगी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, मोदी सरकार को। वहीं जो राहुल गांधी है वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और कहीं ना कहीं वो भी इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के, लोकतंत्र बचाओ की बात करके वो भी मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जनता को तय करना है कि वो इन मुद्दों पर जाती है, विकास के मुद्दे पर जाती है, या जो डबल इंजन की सरकार ने काम किया उस पर जाती है। बिल्कुल। देखिए, पहला चरण 8 सीटें, दूसरा चरण 8 सीटें, यानी कि ओवरऑल 16 सीटें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए ये 16 सीटें काफी अहम है, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही ये चुनाव हो रहा है। दानिश अली की अगर हम बात करते हैं, अमरोहा की बात करते हैं,
तो अमरोहा की जनता के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त, अगर अब ओवरऑल देखें वहाँ की राजनीति के बारे में, बीजेपी, बीएसपी और इंडिया अलायंस, इसके बारे में क्या? बिल्कुल, देखिए सीधी फाइट देखेगी ये तो कन्फर्म है इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच। हाँ। साफ है क्योंकि दानिश अली गठबंधन के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस तरफ से लड़ रहे हैं, सपा का उनको समर्थन हासिल है। दूसरी तरफ कंवर सिंह तंवर हैं जो कि 2014 में जीते थे, 19 में हार गए थे, 24 में फिर उनको प्रत्याशी बनाया गया है। 2014 के मुकाबले अगर 19 की वोट बात की जाए तो उनका वोट प्रतिशत बढ़ा था, बावजूद उसके वो हार गए थे। लेकिन क्योंकि चुनाव गठबंधन कॉम्बिनेशन 2000 में जो था, 2019 में था, उसके मुकाबले 2024 का कॉम्बिनेशन वो नहीं बैठ पा रहा है जो जिताऊ कॉम्बिनेशन हो सकता है। क्योंकि बगल की सीट अगर देखा जाए, मुरादाबाद की सीट पर विवाद हुआ, वहां से एसटी हसन जो कि सिटिंग सांसद थे समाजवादी पार्टी से, उनका टिकट काट के रुचि वीरा को लाया गया। उसके बगल की सीट है रामपुर जो माफ कीजिएगा मुरादाबाद जो मंडल है, उसी मंडल में अमरोहा सीट भी आती है, मुरादाबाद भी है, रामपुर भी है। रामपुर में भी अच्छा खासा विवाद देखने को मिला कहीं ना कहीं सीट पर। रामपुर और मुरादाबाद, रामपुर में आजम खां का वर्चस्व हुआ करता था, लेकिन आजम खां का क्योंकि खारिज कर दिया गई थी उनकी सदस्यता, लेकिन उसके बाद बीजेपी का उपचुनाव में जीत गया था प्रत्याशी। ऐसे में क्या अब आपको लगता है रामपुर में किस तरीके की फाइट होगी? और मुरादाबाद में आप देख ही सकते हैं एसटी हसन तो सिटिंग सांसद थे। बिल्कुल, एसटी हसन सिटिंग सांसद थे, उनकी लोकप्रियता बढ़ी थी। और कहीं ना कहीं 2019 के चुनाव की अगर बात की जाए तो आजम खां ही ने उनकी सिफारिश करके उनको टिकट दिलाया था। लेकिन आजम खां की जब बर्बादी का वक्त शुरू हुआ, जिस तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाइयां शुरू हुई, तो आजम खां का ये मानना था कि एसटी हसन उनके साथ जिस तरह खड़े होना चाहिए थे वो नहीं हुआ। दूसरे एसटी हसन प्रदेश में, क्योंकि शफीकुर रहमान का इंतकाल हो चुका था माफ कीजिएगा, कोई दूसरा ऐसा बड़ा चेहरा नहीं था, तो एसटी हसन एक बड़े मुस्लिम चेहरे के तौर पर उभर रहे थे। और आजम खां को कहीं ना कहीं अंदर खाने की ये खबर है कि ये बातें रास नहीं आ रही थी, इसी वजह से आजम खां ने खुलकर विरोध किया और रुचि वीरा के टिकट की सिफारिश की। लेकिन रुचि वीरा के तो खिलाफ मुखालफत कर ही रही है वहाँ की जनता। बिल्कुल, जनता मुखालफत कर रही है, लगातार लोग सड़कों पे थे। अमरोहा पे हम लोग बात करते हैं। अमरोहा एक ऐसी सीट है, दानिश अली क्योंकि अपने आप में पिछले 1 साल से लगातार चर्चाओं में है। संसद में जिस तरीके से चर्चा के दौरान रमेश विधोड़ी जो कि दिल्ली के दक्षिणी दिल्ली से सांसद थे भाजपा के, उन्होंने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया, उसके बाद जिस तरह दानिश अली एग्रेसिव मूड में लगातार रहे, हालांकि बीजेपी की बसपा की तरफ से माफ कीजिएगा, लगातार ये कहा जाता रहा कि वो पार्टी इस तरीके से खुलेआम प्लेटफॉर्म पर आकर कोई नहीं बोलेगा। उसके बावजूद दानिश अली बोले और उनको निकाला गया। वो कांग्रेस में है, सपा गठबंधन से गठबंधन है दोनों दलों का। अब देखना यही होगा क्योंकि 51% वोट 2019 के चुनाव में गठबंधन के जो दोनों प्रत्याशी थे, समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन था, 51% वोट मिला था, 46% वोट कंवर सिंह तंवर को मिला था। तो भाजपा का वोट 2014 के मुकाबले 2019 में बढ़ा था। और उम्मीद ये की जा रही कि इस वक्त तमाम जो योजनाएं हैं सरकार की, जिसका सीधा लाभ जनता को मिला है कहीं ना कहीं, चाहे वो खाद्यान्न योजना हो, कोरोना के बाद से जो लगातार चल रही हो, उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, इन योजनाओं के जरिए जिस तरीके से सरकार सीधे लोगों से कनेक्ट हुई है, वो अपने आप में बड़ी बात है। और वो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं लगातार फायदेमंद साबित होती रही है और अगले चुनावों में आने वाले भी साबित होगी। दूसरी तरफ गठबंधन के लिए दिक्कत वाली बात ये है कि पार्टी समझ में नहीं आ रहा है अभी तक कि आखिर कौन नेता कहाँ जाएगा, किस तरीके जाएगा। और पार्टी के अंदर जो खास तौर से जो खींचतान की वो बड़ी दिक्कत है पार्टियों के लिए। बिल्कुल, देखिए ये जो चर्चा है काफी दिलचस्प होती जा रही है। सबसे बड़ी चीज ये है जो पहला चरण है, अगर हम पहले चरण की 8 सीटों की बात करें तो उसमें मायावती यानी कि बसपा ने काफी अच्छा रोल प्ले किया था और वहाँ पे बसपा लगभग 4 सीटों पर जीत काबिज की थी। 2 सीटों पर माफ कीजिएगा 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी थी, 2 सीटों पर बसपा थी, यानी कि दोनों ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था। दूसरा अगर हम चरण की बात करें उसमें भी 8 सीटें, जिसमें 1 सीट बसपा के खाते में गई थी। ऐसे में संजीव फिर आप पर आते हैं। देखिए वेस्टर्न यूपी ये 16 सीटें काफ़ी अहम हैं किसी भी राजनीतिक दल के लिए, यानी कि पहले बसपा और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन से चुनाव लड़ा था, बसपा ने बहुत फायदा देखा था और शायद मायावती उन 10 सीटों को हारना नहीं चाहेंगी। ऐसे में मेरठ की जनता क्या कहती है? देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर पश्चिम की बात की जाए तो हर पार्टी के लिए काफ़ी अहम है वहाँ के लिए, क्योंकि पश्चिम और पूर्वांचल
दो चीज़ें हैं। अब पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं वो कमज़ोर है। तो यही कारण है कि उसने जो है राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन कर लिया है। राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन के बाद निश्चित तौर से ये कहा जा सकता है कि जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी वो मजबूत होगी, क्योंकि अगर पिछले चुनाव की बात की जाए, चाहे लोकसभा चुनाव की बात की जाए या फिर विधानसभा की बात की जाए, तो उसमें रालोद को और इसके अलावा बीएसपी को काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ था समाजवादी पार्टी की उपेक्षा। तो ऐसे में जो है भाजपा ये चाहेगी कि वहाँ पे जो सीटें हैं, जो सीट वो कब्जा नहीं कर पाए, उन सीटों पर फिर से कब्जा करें। और यही कारण है कि उन्होंने 2 बार के जो सिटिंग एमपी हैं उनको हटाकर इस बार जो है राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल पे जो है उन्होंने अपना दांव लगाया है। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी पहले एडवोकेट भानु प्रताप सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित करती है, फिर पता नहीं क्या उनके होता है कि कुछ दिनों के बाद जो है अतुल प्रधान को अभी कल ही जो है उन्होंने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। इसके अलावा अगर बीएसपी की बात की जाए तो देवव्रत त्यागी को जो है उन्होंने अपना प्रत्याशी घोषित किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीएसपी की अगर बात की जाए तो 2019 की बात की जाए तो दूसरे रनअप रहे हैं उनके प्रत्याशी। तो ऐसे में जो है बीएसपी ये चाहेगी। तो मेरठ में त्यागी वोट बैंक की संख्या ठीक ठाक है। इसके अलावा गुर्जर की बात की जाए या फिर जाट की बात की जाए तो उनकी संख्या वहाँ पर मेरठ में काफ़ी है। जी बिल्कुल। देखिए, देश का फाइनल चुनाव शुरू हो चुका है। पहला चरण, दूसरा चरण, हम इन 2 चरणों की सीटों की बात कर रहे हैं। ओवरऑल 16 सीटों पर हम बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि क्या बोलती अमरोहा की जनता, मेरठ की जनता और ख़ास तौर से मथुरा की जनता, ये हम जानेंगे ब्रेक के बाद। चुनावी चर्चा में ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं बात करूंगी शारिब जाफरी से। शारिब, ये बताइए, क्या है जातिगत समीकरण अमरोहा के और क्या बोलती अमरोहा की जनता? बिल्कुल, देखिए, अमरोहा की जनता की अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव 2019 की ही तरह, क्योंकि गठबंधन प्रत्याशी है सामने, समाजवादी पार्टी और बसपा का 2019 में गठबंधन था, इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। हालांकि समाजवादी पार्टी के लिहाज से देखा जाए तो 2017 का विधानसभा चुनाव हो, 2022 का विधानसभा चुनाव हो, 19 का लोकसभा चुनाव हो, इन चुनावों में बहुत ज़्यादा कारगर साबित नहीं हुआ है। 2019 के चुनाव के अगर आंकड़ों पर गौर करें तो समाजवादी पार्टी और बसपा में लगभग बराबर 37 और 38 सीटों का गठबंधन था। बसपा 10 सीटों पर जीतने में कामयाब रही थी, समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 सीटें मिली थी। यानी बसपा के मुकाबले जो बसपा 2014 में 0 हो गई थी वो सीधे 10 पे पहुंची। हाँ। उसके मुकाबले सपा घाटे में रही थी। 2024 के चुनाव में भी जो आंकड़े हैं, हाँ, इस तरफ वो इशारा कर रहे हैं कि हो सकता है लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और जो बसपा के बीच गठबंधन हुआ है फायदे में हो सकता है कांग्रेस नजर आए, क्योंकि मुरादाबाद मंडल की अगर हम बात कर लें, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, ये वो सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी और बसपा मिलकर अगर लड़ेंगे तो वो कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन एक बेहतर जो वोट प्रतिशत है तमाम मतदाताओं का वो उनके पक्ष में जाता है। लेकिन अगर कोई दूसरा साथी आता है सपा के साथ, वो उतना फायदा पहुंचाता हुआ नजर नहीं आता है। तो अमरोहा में 20% कुल मुसलमान हैं। दानिश अली की छवि अगर पिछले कुछ दिनों में देखा जाए, पिछले 1 साल में जिस तरीके से रमेश विधोड़ी ने हमला उनके ऊपर किया, संसद के अंदर भाषाई जिस तरीके से मर्यादाएं तोड़ी, उसके बाद जो कुछ हुआ है उससे दानिश अली की छवि एज ए नेता छोड़िए, मुस्लिम नेता के तौर पर ज़्यादा उनकी छवि कहीं ना कहीं आसपास के इलाकों में, पूरे इलाके में बैठी है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर दानिश अली किस तरीके से लड़ते हैं। हालांकि राहुल गांधी या तमाम जो दूसरे नेता हैं, जिस तरीके से राहुल गांधी दानिश अली के घर पहुंचे थे, उससे देखने में ये लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस या समाजवादी पार्टी दोनों दल जो हैं वो ये कोशिश करेंगे कि दानिश अली को किसी सूरत से इस सीट पर जिताया जाए। इसकी भरपूर तैयारी की जाए। बिल्कुल। देखिए, मथुरा में रहना है तो राधे राधे कहना है। रजत जी, ये बताइए, मथुरा में हेमा मालिनी फिर से चुनावी मैदान में आ गई हैं और ख़ास तौर से कहा यह जा रहा है कि 2014 का चुनाव मोदी के नाम पे लड़ा गया, 2019 का चुनाव भी मोदी के नाम पे लड़ा गया। ऐसे में 2024 मोदी ने कह दिया सब मेरा परिवार, तो उन्हीं के नाम पे लड़ रहे हैं। देखिए, 2014 का चुनाव हो चाहे 2019 का या 2024 का चुनाव, चुनाव भारतीय जनता पार्टी मोदी के नाम पर ही लड़ रही है। 2014 का जब चुनाव था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे भारतीय जनता पार्टी के। पार्टी सत्ता में आती है, 5 साल के कामकाज के लेखा जोखा को लेकर के पार्टी 19 में जाती है और जीतती है, और अब तो 10 साल का कार्यकाल हो गया है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास बताने के लिए बहुत कुछ है
कि पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने किया क्या है। इसका फायदा उत्तर प्रदेश में लगातार देखने को मिल रहा है। आप देखिए, जब 14 का चुनाव होता है तो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 71 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज होती है। जब 19 का चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन समेत 64 सीटों पर काबिज होती है। चूंकि उस समय 19 का चुनाव था तो आरएलडी, बीएसपी और एसपी एक थे, जिसका नुकसान उठाना पड़ा था बीजेपी को, और उनकी संख्या 71 से घटकर 64 रह गई थी। इस बार फिर परिस्थितियां बदल गई, चूंकि अब बीएसपी अकेले लड़ रही है चुनाव। आरएलडी जो सपा के साथ हुआ करती थी वो एनडीए के साथ चली गई है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। अब आप देखिए, यहीं पर 2014 में बताओ लम्बरा कि हेमा मालिनी के मुकाबले जयंत चौधरी लोकदल से चुनाव लड़ रहे थे मथुरा से, और वो चुनाव हार गए थे। 2019 में भी मजबूत प्रत्याशी था समाजवादी पार्टी का, वो भी चुनाव हार गया था। अगर ओवरऑल मैं मतदाताओं की बात करूं तो 19 लाख मतदाता है वहां पर मथुरा सीट पर लोकसभा की, जिसमें से 10 लाख पुरुष मतदाता है और 9 लाख 9 लाख महिला मतदाता है। 5 विधानसभा की सीटें आती हैं, और इन 5 विधानसभा की सीटों में से लगभग सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो एक बार फिर हेमा मालिनी कहीं ना कहीं मजबूत नजर आ रही है। लेकिन मैंने कहा कि समीकरण इस बार बदले हुए हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस है, और कांग्रेस ने वहां से अपना प्रत्याशी उतार रखा है, जो मजबूत स्थिति में स्थानीय स्तर पर दिख रहा है। क्योंकि उसका कहना ही है मैं लोकल हूँ, हेमा मालिनी लोकल नहीं है। तो और समस्याओं की बात करूं तो डेवलपमेंट की बात को, चाहे मोदी सरकार हो या योगी सरकार बढ़ावा दे रही हो। मैंने जैसा कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद भी अब जो बीजेपी की नजर है वो मथुरा पर है कि मथुरा का विकास कैसे किया जा सके। मथुरा का विकास कैसे किया जाएगा। रामायण का मुख्य पात्र राम जी यानी कि अरुण गोविल को टिकट दे दिया गया। उन्हें खुद ही नहीं पता था, जब मीडिया ने उनसे पूछा कि अरे आपको तो टिकट दे दिया गया, तो वो खुद ही असमंजस में पड़ गए थे। ऐसे में क्या लग रहा है, क्या आस्था के ऊपर दांव खेल रही है बीजेपी? बिल्कुल ये कहा जा सकता है, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया कि मेरठ की अगर बात की जाए लोकसभा सीट की, तो 1991 में जो है खाता खुला था भारतीय जनता पार्टी का, और उसी दौरान राम मंदिर का मुद्दा भी था। तो यानी ये कहा जा सकता है काफ़ी जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए लकी भी रहा है। और यही कारण है कि जो 2 बार की सिटिंग एमपी हैं उनको हटा के जो है अरुण गोविल को दिया गया है। तो निश्चित तौर से ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर फिर से अपने आप को काबिज करना चाह रही है। क्योंकि अगर मेरठ की बात की जाए, जाति समीकरण की बात की जाए, तो मेरठ जो है मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुस्लिमों की संख्या है। इसके बाद अगर बात किया जाए तो ब्राह्मणों की संख्या है। साथ ही जो है जाटो बिरादरी की बात की जाए तो उनकी भी संख्या जो है 3 लाख से ऊपर है। वैश्य हैं यहाँ पर, त्यागी हैं, गुजर हैं। लगभग यहाँ पे अगर मतदाताओं की बात की जाए तो 18 लाख जो है यहाँ पर मतदाता हैं। और इसमें ये कहा जा सकता है, और इसके अलावा मेरठ जो है अपने आप में एक संपन्न जो है शहर है, क्योंकि यहीं इसको स्पोर्ट्स सिटी भी कहते हैं। स्पोर्ट्स के जो सामान हैं उनका एक्सपोर्ट भी यहीं से होता है। यही नहीं है सिर्फ मेरठ जो है, अगर सराफा व्यवसाय की बात की जाए तो एशिया में नंबर 1 है, यानी कि ये अपने आप में संपन्न है। बिल्कुल। लेकिन अतुल प्रधान कह रहे हैं कि अतुल प्रधान को इसलिए टिकट दिया गया वहां से क्योंकि वो विधायक भी हैं पास की विधानसभा सीट से। अब आप ये बताइए कि क्या लग रहा है, अतुल प्रधान एक मजबूत दावेदारी ठोक सकते हैं इस सीट पर? देखिए, जैसा आप कह रही हैं कि अतुल प्रधान दावेदारी तो ठोक सकते हैं, और ठीक है प्रत्याशी भी उनको उतारा है। लेकिन अगर मेरठ विधानसभा की बात की जाए तो इस लोकसभा में 5 सीटें आती हैं, जिनमें कि 3 जो है भारतीय जनता पार्टी के पास है और 2 समाजवादी पार्टी के पास। वैसे देखा जाए तो यानी कि भारतीय जनता पार्टी हावी है समाजवादी पार्टी के पर। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी बदले, अभी रामपुर, मुरादाबाद और फिर इसके बाद जो है अब मेरठ, पहले भानु प्रताप सिंह को उन्होंने टिकट दिया, उन्होंने अपना ये कहा जा सकता है क्षेत्र बनाया, लेकिन अब जो है उन्होंने अतुल प्रधान को दिया है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रत्याशी को एक बार चुनावी मैदान में उतारा जाता है उसके बाद उसका नाम काट के किसी दूसरे प्रत्याशी को दिया जाता है, तो ये कहा जा सकता है उसके पहले वाले प्रत्याशी में कहीं नहीं उसके मन में कुछ ना कुछ तो रहता है। तो हो सकता है इसका भी असर आपको देखने को मिले इस चुनाव में। हाँ, लेकिन ये भी जरूर है कि 2019 में जिस तरह से बीएसपी और रालोद के साथ समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ी थी, तो इस बार जो है कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। तो ये कहा जा सकता है इसका भी इफेक्ट जो है इस चुनाव में देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा बीएसपी जो है अपने बलबूते पे ये चुनाव लड़ रही है। और पिछले आगे लोकसभा चुनाव की बात की जाए यानी कि 2019 की, तो सेकेंड जो है रन अप रही है। तो ऐसे में बीएसपी भी जो है दावेदारी उसकी भी मजबूत है। जी
देखिए, इस चर्चा में हमारे साथ हमारे सहयोगी शारिब जाफरी, संजीव सिंह और रजत सिन्हा अमरोहा, मेरठ और मथुरा पे चर्चा कर रहे थे। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोकसभा चुनाव में 2 चरणों में जो सीटें हैं, यानी कि 16 सीटें वो जाटलैंड की सीटें हैं। ऐसे में ठीक चुनाव से पहले चौधरी अजीत सिंह को भारत रत्न देती है सरकार। इसका फ़ायदा क्या मिलने वाला है इस चुनाव में, ये देखने वाली बात होगी, और जनता क्या फैसला देगी ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल हम अपने इस चुनावी चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं, लेके हाजिर होंगे एक नया प्रोग्राम। सहारा प्रणाम। कैमरामैन शमीम हुसैन के साथ अलहमरा खान।